चलिए चलिए चलिए, अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे 2026 एग्जाम में आने वाला पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन, पूरा वायरल कर देंगे एक एक क्वेश्चन को। अगर आप इस वीडियो को 30 से 40 मिनट कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो एग्जाम 2026 में यहाँ से ना रहे। सारा क्वेश्चन यहाँ से टकरवा देंगे, प्रीतम भैया का वादा है। इसी वीडियो पे हम जो है ना एग्जाम बाद आप लोग के आएंगे, हाथ में मेरा पेपर रहेगा और कहेंगे देख लो बबुआ, जो क्वेश्चन हम यहाँ बताए थे, जो टॉपिक बताए थे, सारा के सारा एग्जाम में है कि नहीं है। मतलब एक एक क्वेश्चन लीक करवा देंगे। तो अगर आपका एसएसटी कमजोर है, और कमजोर है या नहीं है, आप भैया विद्वान का है नहीं एसएसटी में है, लेकिन इस वीडियो को आप देख लीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हम चैलेंज देते हैं कि एकरा अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं रहेगा। वीडियो में हम बतावे वाला है इतिहास के, भूगोल के, राजनीतिक शास्त्र के, अर्थशास्त्र के एक एक वायरल क्वेश्चन। और वायरल हम कुछ नहीं जानते हैं, हम लीक करा देंगे क्वेश्चन एक एक। बस ओरिजिनल वाला नहीं रहेगा, ओरिजिनल जैसा रहेगा, समझिए। इस वीडियो कंप्लीट देखिए और फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार पर आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको डायरेक्ट एग्जाम से पहले बोलते हैं लीक करा देंगे और करवा भी देते हैं एग्जाम जैसे एग्जाम वाला नहीं, ठीक है। पूरा जो है ना दिल थाम के आपको इंतजार करना है, एक एक क्वेश्चन को जानना है, एक एक टॉपिक को जानना है, और देख लेते हैं तो बस आप जो है ना चुटकी बजा के एक एक क्वेश्चन बना करके एग्जाम में चले आइएगा। यहाँ पे सबसे पहला हम लोग आ जाएंगे मेजनी, काउंट कबूर और गैरिबाल्डी का योगदान, ठीक है। ये तीनों के योगदान पूछ सकते हैं कि इटली के एकीकरण में, ठीक है, मेजनी का क्या योगदान था, काउंट कबूर का क्या योगदान था, और गैरिबाल्डी का क्या योगदान था इटली के एकीकरण में। तीनों में से कोई आ सकता है आपके एग्जाम में, बस आप जो है ना बना करके चले आइएगा, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला है बिस्मार्क के जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौ की नीति क्यों अपनाई गई, या फिर बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में क्या जो है ना भूमिका निभाई थी, ये भी आपके एग्जाम में पूछल जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट भैया जानते हैं 1848 की फ्रांसीसी क्रांति और इसके कारण और प्रभाव क्या हुआ। मतलब फ्रांसीसी क्रांति 1848 के क्यों हुआ था, इसका जो है ना क्या कारण था बताइए, और प्रभाव क्या पड़ा इससे ये भी बताइए। एग्जाम में पूछल जाएगा, बना करके आना है। पेपर लीक का नाम सुने, एक एक क्वेश्चन लीक करवा देंगे, बस अंत तक देखते जाइए, ठीक है। अगला हम लोग आ जाएंगे यूनान का स्वतंत्रता संग्राम 1832 की एड्रियोनोपाल की संधि, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ टॉपिक के नाम बताते चलेंगे, वीवीआई क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे, आप जो है एक एक क्वेश्चन का देख लीजिएगा, सारे का आंसर कहां मिलेगा। जैसे 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, बिस्मार्क की भूमिका इटली के एकीकरण में, यहाँ पर आपको जो भी पूछा जाएगा जर्मनी के एकीकरण में, तो आपको जो है ना सारा का आंसर कहां मिलेगा हम आपको आगे बताएंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि अंतिम तक देखो। अगला हम लोग आ जाएंगे, अगला क्या है भैया जी, तो यहाँ पर अगला आ जाएंगे समाजवाद एवं सभ्यवाद से। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल का लेखक है, ठीक है, सब जानते हैं। समाजवादियों की बाइबल, समाजवादियों की बाइबल, इनके सिद्धांत आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो दास कैपिटल था ना, वो क्या था, समाजवादियों की बाइबल था, और उनके क्या सिद्धांत थे ये बताइए, एग्जाम में पूछल जाएगा। नेक्स्ट है रूस की क्रांति 1917 की, बोल्शेविक क्रांति के कारण और प्रभाव, बोल्शेविक क्रांति क्यों हुआ था, उसका क्या कारण था बताइए, और उसका प्रभाव क्या पड़ा, एग्जाम में पूछल जाएगा। नेक्स्ट है लेनिन की नई आर्थिक नीति, एग्जाम के बाद हम आएंगे एक एक यहीं से मिलाएंगे, इसलिए देख करके जाना है एग्जाम में, वरना छूट जाएगा आपसे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे लेनिन की नई आर्थिक नीति 1900 जो है ना 21 में लागू हुआ था। जो लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या था और 1921 में लागू हुआ था, ठीक है, एग्जाम में आ जाएंगे। नेक्स्ट है खूनी रविवार 9 जनवरी 1905, जार की सेना द्वारा निहत्थे लोगों पर जो है ना गोलियां चलाई गई। खूनी रविवार में क्या हुआ था, जार के जो सेना थे ना, साफ जो है ना एकदम गया था, और निहत्थे जो लोग थे जिसका हाथ में हथियार नहीं था, एकदम धीरे धीरे गोली से उड़ा दिया, सबको मार दिया था, ठीक है। चलिए भैया अगला भी है, अगला भी बिल्कुल है, ठीक है। ये हम लोग आ जाएंगे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वायरल टॉपिक है, एक एक एग्जाम में यहीं से आएगा, हम बार बार बोल रहे, बार बार सारा एग्जाम बाद हम मिलाएंगे आकर के, ठीक है। यहाँ पर है हो चिन मिन मार्ग, यानी वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम की जीवन रेखा, ठीक है। जो हो चिन मिन थी वो मार्ग क्या था, ठीक है, हो चिन मिन क्या था और उसका मार्ग क्या था ये बताइए। और इसमें पूछा जाएगा कि जो वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम की जीवन रेखा है ना, उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट है जिनेवा समझौता, देखिए समझौता में भी बहुत सारा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे जिनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 में हुआ था, वियतनाम के 2 भागों में बांटना, ठीक है। जो जिनेवा समझौता हुआ था ना, उसमें वियतनाम जो थे ना 2 भागों में बट गए थे, कब, 1954 ईस्वी में। हनोई समझौता, ठीक है, हनोई समझौता में भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कब हुआ था, 1946 में हुआ था, फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। किसके बीच, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था, एकदम चला था, ठीक है, आपको समझना है। नेक्स्ट है
अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर इसका निर्माण सूर्य वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो एग्जाम में 100% रहते हैं और जो हम इस वीडियो में लाए हैं ना, आपके पूरा खंगाल करके लाए हैं। हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, पोल साइंस से एंड इकोनॉमिक्स से खंगाल करके इसी ही से रहेंगे आपके एग्जाम में। हम दावे के साथ बोल रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, यहीं से रहेगा। सारा का आंसर कहां मिलेगा हम आपको बताएंगे, इसलिए अंत तक देखते जाइए। और फर्स्ट बार आए हैं, सब्सक्राइब वाला बटन पे फटाक से क्लिक करिए लो, क्योंकि ऐसा वीडियो नेक्स्ट हम साइंस का लाएंगे। तो आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी लोग साइंस लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। साइंस लिख आप लोग 2026 करके कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में। जितने बच्चे चाहिए साइंस का, साइंस लिख 2026 लिख करके सारे बच्चे कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला हम लोग आ जाएंगे। अगला क्या है भैया जी, तो यहाँ पर अगला आ जाएंगे कि भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है भैया। यहां से तो क्वेश्चन का बात ही छोड़िए, एकदम बात ही छोड़िए, सारा क्वेश्चन यहीं से रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। गांधी जी का भारत में पहला सफल जो है ना सफल आंदोलन, गांधी जी चंपारण आए थे 1917 में और यहाँ पर जो है ना सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। गांधी जी का यह जो है ना सफल आंदोलन रहा, सफल मतलब सक्सेसफुल। नील की खेती के लिए एक जो है ना नील के खेती के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए अगला हम लोग का है रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में पारित हुआ था, जिसे काला कानून कहा गया, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया, जिसे काला कानून कहा गया। ये भी आपके एग्जाम में पूछल जाएगा। हम बार बार बोल रहे एग्जाम बाद हम आएंगे, यहीं से मिलाएंगे, आप देख लेना अपना क्वेश्चन पेपर हम लेकर ऐसे कहेंगे, देख बबुआ एजे से है, एजे से सारा क्वेश्चन टकराई बा। चलो अगला हम लोग क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग पूछल जाएगा, ठीक है। क्यों हुआ था? तो जनरल डायल द्वारा गोलीबारी, यानी जो जनरल डायल थे ना, एकदम जो है ना खिड़की में है गोली के घुसा दिया था, ठीक है। खिड़की में है गोली के घुसा के बंदूक को, ठीक है, एकदम ढीडी ढीडी उड़ा दिया था। सारा किसान एकदम कुआं में सब कूद रहा था बचने के लिए और कुआं जो है ना खून से पूरा भर गया था, ऐसा हो गया था पूरा सीन। वहां का मिट्टी देखिएगा अभी भी लाल है, इस तरीके से है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था भैया? 1919 में ही हुआ था खिलाफत आंदोलन। उसके वाला यहाँ पर जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में, तुर्की के खिलाफ के समर्थन में थे, ठीक है। किसके खिलाफ में थे? तुर्की के खिलाफ में समर्थक में थे। नेक्स्ट हम लोग है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 1922 तक ये चला था 2 साल, ठीक है। कब चला था भैया? 2 साल चला था। कौन? तो असहयोग आंदोलन। इसी में चौरी चौरा कांड भी के बाद गांधी जी द्वारा स्थापित किया था। और जो चौरी चौरा कांड था ना, वो भी 1922 में ही हुआ था। कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 में ही हुआ था, गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया। ये जो है ना असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड दोनों हुआ था गांधी जी के समर्थक में, गांधी जी ही के द्वारा किया गया था। अगला हम लोग है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। दांडी यात्रा भी इसी समय शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 से शुरुआत हो गई थी। जो दांडी यात्रा थे ये भी गांधी जी के ही द्वारा किया गया था, ठीक है। और पता है इसके ना हम लोग गांधी युग भी कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग गांधी युग भी कहते हैं क्योंकि ज्यादातर इसमें गांधी जी ही आंदोलन किए थे, ठीक है, ये सब किए थे। तो यहाँ पर पूछा जाएगा दांडी यात्रा कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930। इसके अलावा पूछे जाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। गांधी इरविन समझौता या पैक्ट कह सकते हैं। ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ये भी आपके एग्जाम में पूछल जाएंगे। सारा का आंसर कहां मिलेगा हम आपको बताएंगे, सारा का आंसर कहां मिलेगा, ठीक है। चलिए भैया, और पूना एक्ट, पूना एक्ट कब हुआ था? 1932 में। तो आपको याद रखना है गांधी इरविन समझौता 1931 में, पूना एक्ट 1932 में। ये दोनों में से कोई आएगा एग्जाम में आपके, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट हम लोग का है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? आप सभी बच्चे, जितने ही बच्चे देख रहे हैं बबुआ, ठीक है, सारे लोग कमेंट में बताइएगा कि करो या मरो का नारा कौन दे था, कौन बताओ ना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है भैया? अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, वो है अर्थव्यवस्था और आजीवन। इतना जल्दी आ गई का हो? हाँ यहाँ पर हम लोग का है, हाँ चलिए अर्थव्यवस्था और आजीवन, इसके हम लोग जानेंगे। इसमें औद्योगिक क्रांति, इसकी शुरुआत जो है ना इंग्लैंड से हुई थी। जो औद्योगिक क्रांति है ना, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो जो है ना इंग्लैंड से हुआ था। नेक्स्ट है प्रमुख आविष्कार, जैसे स्पिनिंग जेनी जेम्स हर ग्रीक से, ठीक है। इसके अलावा है फ्लाइंग सेटल, ठीक है, शटल जॉन के वास्प इंजन जेम्स वाट। मतलब किसका आविष्कार कौन किया था? जो स्पिनिंग जेनी था ना, इसका आविष्कार किया था, ठीक है। ये जो है ना फ्लाइंग शटल है, इसका जॉन के, और वास्प इंजन है जेम्स वाट किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है भैया जी? तो यहां पर आ जाएंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे टिस्को जो है ना स्थापन कब हुआ था? तो आपको याद रखना टिस्को जो है ना 1907 में स्थापित हुआ था। किसके द्वारा? तो जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित हुआ था, टाटा एवं आयरन स्टील कंपनी।
चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है भैया, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसमें से एक 5 नंबर में क्वेश्चन रख सकते हैं आपके 4 नंबर में, ठीक है। यहाँ पर है पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण। जो बहुत ज्यादा पैसे वाला थे ना, वो जो मजदूर वगैरह है उसका शोषण किया गया था, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो हम जो जो टॉपिक बता रहे हैं स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नहीं ले सकते हैं तो हम आपको बताएंगे आप कहां से पढ़िएगा, हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, हो सकेगा तो इसका हम पीडीएफ बा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप चैनल का भी मिल जाएंगे। जो टेलीग्राम नहीं यूज करते व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, हम डाल देंगे तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी वहां पर क्विज वगैरह भी हम कराते हैं। और जो सब्सक्राइब नहीं फटाक से कर लो, एकदम उजरका बटन पे मार को क्रिया कर दो उसको, ठीक है। पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण। नेक्स्ट है स्लम पद्धति की शुरुआत। एग्जाम में पूछा जाएगा स्लम पद्धति की शुरुआत कब से हुआ था, ठीक है। कारखाने के कारण मजदूरों का शहरों में बसना। कारखाने बहुत ज्यादा है। कारखाने मतलब क्या होता है, फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब जहां से कोई सामान बनता है, उसके कारण जो है ना मजदूर कहां बसते हैं, शहर में बसने लगते हैं, जिसके कारण बहुत भीड़ हो जाती है, प्रदूषण हो जाती है, ढेर सारा चीजें हो जाती है, ठीक है। महंगाई बढ़ जाता है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में अप्लाई हुआ था। कब हुआ था, 1870 में। कब हुआ था, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा यानी सभी के लिए जरूरी शिक्षा 1870 में ही प्रस्तावित कर दिया गया था, बनाया गया था कानून को, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम के पूछे जाएंगे। अगला हम लोग का है यहाँ पे, वो है क्या है, व्यापार और भूमंडलीकरण। क्या है, व्यापार और भूमंडलीकरण। ये भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। इसमें है भूमंडलीकरण, जैसे ग्लोबलाइजेशन। इसकी शुरुआत जो है ना 1990 के दशक में हुई थी। कब हुई थी, तो भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन के जो है ना शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। नेक्स्ट है विश्व बाजार। विश्व बाजार में आपको आ जाएंगे अलेक्जेंड्रिया, पहला विश्व बाजार। अलेक्जेंड्रिया क्या है, पहला विश्व बाजार है। एग्जाम में यहां से भी पूछे जाएंगे। सारे के आंसर कहां मिलेंगे हम आगे बताएंगे, यही लिए कह रहे हैं बबुआ। जो सब्सक्राइब नहीं किए फटाक से कर लो, और साइंस लीक क्लिक करके आप लोग कमेंट में भी कर दीजिएगा। SCIENC साइंस लीक 2026 आपको कमेंट करना है, सारे बच्चे को, सारे बच्चे जितने बच्चे देखना है सारे लोग को, ठीक है। और लाइक भी कर लेना है। अगला हम लोग यहाँ पर विश्व बाजार, जिसका नाम क्या है, अलेक्जेंड्रिया है। ऑब्जेक्टिव में आएगा, मार देना एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा यहीं से टकराएगा, हम लिख के दे देंगे, लिख के पन्ना पर लिख देंगे, देख लो बबुआ, यहीं से आएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला है 1929 की आर्थिक मंदी। 1929 में क्या हुआ था, आर्थिक मंदी आई थी। आर्थिक मतलब पैसा से मंदी, ठीक है। इसके कारण और पूरे विश्व पर प्रभाव हुआ था, जिसके कारण जो है ना पूरा विश्व पे, जैसे कोरोना हम लोग का कैसे आया था 2021 में, ठीक है, 2021 में, वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का हुआ था 1944 में हुआ था। विश्व बैंक IMF की स्थापना, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखना है, 1944 में हुआ था, ठीक है। और इसके साथ साथ कौन सा यहाँ पर हुआ था सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन भी हुआ था। और IMF की स्थापना भी हुई थी। IMF की स्थापना कब हुई थी, तो आपको एग्जाम में पूछना है 1944 में हुआ था। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से आपके आएंगे लॉन्ग लॉन्ग 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला क्वेश्चन भर भर के। अगर SST कमजोर है तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना, बार बार हम बोल रहे सारे कंप्लीट देखना है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, वो क्या है, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। क्या है, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद आपके एग्जाम के लिए मोस्ट जरूरी चीजें है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग क्या था ना, छापाखाना था, प्रिंटिंग प्रेस था, ठीक है। क्या था, जो गुटेनबर्ग था वो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, सबसे पहले जो है ना बाइबल छपी थी, ठीक है। जो गुटेनबर्ग था वो प्रिंटिंग प्रेस था, उसमें सबसे पहले क्या था, तो बाइबल छपी थी। सबसे पहला क्या छपा था, बाइबल छपी थी। गुटेनबर्ग क्या था, प्रिंटिंग प्रेस था, सबसे पहले क्या छपा था, बाइबल छपी थी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था, 1878 में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में हुआ था। भारतीय अखबारों पर रोक लगाने के लिए लॉर्ड लिटन द्वारा, ठीक है। और किस लिए बनाया गया था, तो भारतीय जो अखबार है ना उस पर रोक लगाने के लिए जो है ना लॉर्ड लिटन के द्वारा बनाया गया था। क्या चीज, तो यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ना लागू हुआ था। कब, 1878 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के पत्र यंग इंडिया और हरिजन, ठीक है। यंग इंडिया और हरिजन किसका लेखक है, तो ये इसका लेखक जो है ना महात्मा गांधी जी है। तो एग्जाम में कहीं से भी आ जाएंगे कि यंग इंडिया जो है ना लेख के जो लिखे हुए हैं महात्मा गांधी जी, उसमें क्या चीज की व्याख्या की गई है, तो एग्जाम में आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है। सारा का आंसर बताएंगे कहाँ मिलेगा, ठीक है। ये सब VVI टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में पूछल जाता है, ठीक है।
चलिए यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे स्टार्ट होता है क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग, मतलब जियोग्राफी का शुरुआत हो चुका है, जियोग्राफी भूगोल का शुरुआत हो गया है बबुआ। यहाँ तक हिस्ट्री का हम सारा बताए हैं, अब हम जियोग्राफी के बताएंगे। मतलब अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा, ना ऑब्जेक्टिव में ना सब्जेक्टिव में। और जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं इस टॉपिक को पढ़कर चल जाते हो तो एग्जाम में हम रिलेटिव बता रहे हैं, पेपर लीक, मतलब यहीं से सारा क्वेश्चन आएगा, यहीं से, एक अलावा कहीं से नहीं, ठीक है। आपको याद रखें इसमें संसाधन का महत्व, यानी संसाधन क्या है और उसका महत्व क्या है, एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको लिखना है। जो है ना जिबरमैन का कथन, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है, संसाधन जो है ना होते नहीं बनते हैं, किसका कथन एग्जाम में आएगा, तो जिबरमैन के कथन है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो उत्पत्ति के आधार पर और जैव और अजैव के आधार पर, ठीक है, यानी उत्पत्ति के आधार पर क्या क्या किया गया है, जैव और अजैव संसाधन बताया गया है। यहाँ पर है उपयोगिता के आधार पर अलग अलग है, देखिए अगर उत्पत्ति के आधार पर बात किया जाए तो जैव अजैव है, उपयोगिता के आधार पर किया जाए तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय है, ठीक है। तो नवीकरणीय क्या हम लोग क्या कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन हो गया, मतलब हवा वगैरह हो गया, ठीक है। इसके अलावा जाएंगे अनवीकरणीय के आधार पर कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, तो ये सब अनवीकरणीय। अनवीकरणीय वैसे मतलब हम लोग संसाधन को कहते हैं जो एक बार यूज होने के बाद दोबारा कभी यूज ना हो, दोबारा उसका कोई काम ना हो, खत्म हो जाए, ठीक है। और नवीकरणीय उसको बोलते हैं जिसको बार बार हम रिसाइकल कर सकते हैं, बार बार उगा सकते हैं, जैसे हवा पानी है ना, आ सकता है। चलिए नेक्स्ट है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी वुडलैंड कमीशन की रिपोर्ट, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि सतत विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बनाना है, ठीक है। यह सबका आंसर कहाँ मिलेगा, एग्जाम के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा एग्जाम है नोट्स में, हम बताएंगे एग्जाम है नोट्स क्या है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, वो क्या है, मृदा यानी मिट्टी संसाधन, जिसमें आपके आ जाएंगे जलोढ़ मृदा, यानी जलोढ़ मृदा जो होता है ना, भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैली खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तर भारत का मैदान है। यानी जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसलें होती है, भारत के कौन सा हिस्सा में फैली हुई है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बनाना है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे काली मिट्टी, जो रेगुड़ मृदा भी बोला जाता है, जिसको काली मिट्टी रेगुड़ मृदा भी बोलते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त महाराष्ट्र और गुजरात में यह मृदा पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात में। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो है ना काली मिट्टी में क्या क्या ज्यादा उपज होती है, कौन सा लोकेशन में पाया जाता है, आपको डिटेल्स में लिखना होता है, सारा का आंसर मिलेगा एग्जाम में नोट्स में। मृदा संरक्षण यानी सोपनी कृषि, जैसे सीढ़ीनुमा खेती जो पहाड़ी इलाकों में की जाती है, जैसे असम वगैरह हो गया तो वहां पे जो चाय की खेती होती है, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो वहां पर जो है ना बाढ़ वगैरह आता है, पहाड़ वगैरह जल्दी पिघल जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जो है ना सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, जैसे यहाँ ऐसे 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 करके कि पानी पड़े सीधे छल के नीचे आ जाए और फसल बर्बाद ना हो, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कर देंगे खेती, तब तो सीधे यहाँ पे पानी आएगा, यहाँ पे जम जाएगा, पूरा फसल के ऊपर से पानी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए वहां पे सीढ़ी नुमा खेती की जाती है पहाड़ के ऊपर। चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। एक एक क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं बबुआ, पढ़ लेना जा करके, पढ़ लेना सबको जाकर के, नहीं तो एग्जाम में फिर जाइबा तो एको क्वेश्चन ना बनी, फिर कहवा कि भैया आ गई नहीं कहां से पढ़ के, काश प्रीतम भैया वाला वो वीडियोवा देख ले रहती, सारा क्वेश्चन बना देती है एक बार में एग्जाम में, बा ना। चल अगला हम लोग का है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जैसे भाखड़ा नंगल, ठीक है, सतलज नदी, हीराकुंड महानदी, सबसे लंबा बांध। तो ये चारों में से कोई एक नदी पर आपको एग्जाम में पूछल जाएगा कि कहां पर है, क्या फायदा है, कैसे आपको लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे बिहार की कोसी परियोजना, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार का शोक नदी कौन सा है और उसे क्यों कहा जाता है, बताइए। शोक नदी कौन सा है, तो कोसी है, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी फसल उगता है, जैसे धान का खेती हो जाए, बाढ़े आ जाता है बारिश होने की वजह से, भैया इतना ज्यादा नुकसान होता है ना चंपारण जैसे क्षेत्र में कि क्या ही बोले। चलिए अगला हम लोग का है जल संकट। जल संकट में भूगर्भीय जल का अति दोहन और प्रदूषण, जैसे भू का जो अंदर है, जमीन के अंदर जो जल है, उसको क्या करना है, प्रदूषित करना है। कैसे होता है प्रदूषण भैया, तो उसके अंदर जो है ना हम लोग पाइप गैस वगैरह डाल करके जो है ना गलत, मतलब उसमें मटेरियल वगैरह डालते हैं, जो कंपनी से पानी निकलता है, वो सबसे काफी ज्यादा भूगर्भ जो है ना अंदर के जो जल है वो खराब होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है भैया, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जिसमें आगे चिपको आंदोलन पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन क्या था, उसका संचालक कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुण द्वारा उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिए जो है ना आंदोलन किया गया था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बना करके आना है। नेक्स्ट यहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें आपके आ जाएंगे जिम कॉर्बेट, ठीक है, उत्तराखंड काजीरंग गांव असम, एक सिंग वाला गुंडा, ठीक है, उसको क्या चीज किए थे, बचाने के लिए किया था राष्ट्रीय उद्यान। रेड डाटा बुक, जैसे
हम लोग मान लीजिए कि फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें फिजिक्स के बारे में नॉलेज होता है। अगर कोई भूतिया कहानी वाला किताब पढ़ेंगे तो उसमें भूतिया चीज के न रहेगा। तो उसी तरीके से एक ऐसा बुक बनाया गया जिसमें विलुप्त हो रही प्रजातियों की सूची की गई। जैसे कोई जानवर खत्म हो रहा है, कोई पेड़ खत्म हो रहा है, ठीक है, तो उसको जो है ना एक बुक में रखा गया, सारा चीज का एक बुक बनाया गया। उसका नाम क्या रखा गया? रेड डेटा बुक। तो आपके एग्जाम में पूछ लेंगे रेड डेटा बुक क्या है और इसका कार्य क्या है, ये बताइए। सिद्धांत, कार्य, सिद्धांत के बताइए। बनाना है आपके एग्जाम में, सारा का आंसर आपको मिलेगा। एग्जाम है नोट्स में, नहीं लिए है ले लीजिएगा, बताएंगे कैसे आपको लेना है। चलिए आगे हम लोग आ जाएंगे, नहीं तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लीजिए, टॉपिक से एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है खनिज संसाधन, जिसमें लौह अयस्क, हेमेटाइट क्या है, मैग्नेटाइट क्या है, कुद्रमुख खान, ठीक है। मैग्नीज आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य, जो मैग्नीज है ना, उड़ीसा भारत के सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, उड़ीसा से होता है, ठीक है। अवरक यानी कि मिक्का, बिहार और झारखंड कोडरमा विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अभ्रक क्या है, और ये जो है ना बिहार से और झारखंड से प्रोवाइड किया जाता है, ज्यादातर में अयस्क जो है ना ये सब पाया जाता है ये सब राज्य में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे, वो क्या है? शक्ति ऊर्जा संसाधन। इससे भी एग्जाम में आएंगे। जितने भी टॉपिक बताए हैं बबुआ, सारा को पढ़ के जाना है। नहीं अगर आपसे हो रहा है तो एग्जाम है का नोट्स ले लीजिए, आपको से सारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आ जाएंगे। परंपरागत ऊर्जा, जैसे कोयला, एथ्रेसाइट सबसे अच्छा प्रकार है, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा के। पेट्रोलियम, डिगबोई असम में पहला खोज हुआ था। जो पेट्रोलियम हुआ था ना, वो कहां हुआ था? तो असम में पहला खोज हुआ था। कौन सा जगह पे? तो डिगबोई जगह पे, ठीक है। अगला है गैर परंपरागत ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। और ये जो है ना तारापुर भारत का पहला परमाणु केंद्र है। पहला परमाणु केंद्र कहां है? तारापुर है। कहां है? तारापुर है। याद रखना है, भारत का सबसे पहला परमाणु केंद्र कहां पर है भैया? तारापुर में है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कोयला क्षेत्र, यानी गोंडवाना समूह, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्या है यहाँ पर? कोयला सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना में पाया जाता है। समूह जो है इसका सबसे ज्यादा क्या है? झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, ठीक है। क्या चीज कहा जाता है? कोयला पाया जाता है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर टॉपिक आ जाएंगे। वो टॉपिक क्या है भैया? यहाँ पर आ जाएंगे कृषि। कृषि से भी आपके एग्जाम में रहेंगे। जितना टॉपिक बता रहे हैं यहीं से सारा क्वेश्चन रहेंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं रह सकते, कहीं से नहीं, यहीं से सारा, यहीं से, ठीक है। यहाँ पे रबी फसल, जैसे गेहूं, चना, मटर, ये जो है ना कब पाया जाता है? तो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि रबी फसल क्या होता है, रबी फसल की एग्जाम्पल दीजिए, और ये जो है ना कब से कब तक बुआई होता है ये बताइए। कौन सी मिट्टी में पाई जाती है ये बताइए, ठीक है। एग्जाम में आपको बनाना है। खरीफ फसल, जैसे धान, मक्का, कपास जून जुलाई में बोई जाती है। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछे जाएंगे कि खरीफ फसल क्या होता है, कब से कब तक होता है, और खरीफ फसल में के एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए 10th स्टार के, तो आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक कीजिए, फटाक से एकदम फटाक से क्लिक कीजिए। अरे कर लो, जल्दी से कर लो, और लाइक वाला बटन पे क्लिक करके हाइप भी कर दीजिएगा सभी लोग वीडियो के, फटाक से। हो गया? अरे जल्दी जल्दी, एग्जाम के बहुत एग्जाम नजदीक आ चुका है, जल्दी से कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है जायद फसल, जिसमें तरबाजू क्या है? तरबूज, ककड़ी और गर्मी के मौसम में पाया जाता है। जो जायद फसल है ना वो क्या है, और ये जो है ना कब पाया जाता है? तो जो है ना जायद फसल क्या है और इसके अंतर्गत क्या है आपको एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट है प्रमुख उत्पादन, जैसे चाय असम में पाया जाता है, कॉफी कर्नाटक में पाया जाता है, रबर केरल में से उत्पादन होते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ये सब की जो है ना सब कर्नाटक में क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना है क्या चीज? कॉफी पाया जाता है। रबर कौन सा जगह पे उत्पादन होता है, तो आपको याद रखना है केरल में उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, वो है निर्माण उद्योग एवं परिवहन। क्या है? निर्माण उद्योग एवं परिवहन। प्रीतम भैया आपको एग्जाम से पहले सभी सब्जेक्ट का, पांचों सब्जेक्ट के पांचों वीडियो लीक कर देंगे। अगर आप देख लेते हैं उस पांचों वीडियो के, तो एग्जाम में जो है ना तहलका मचा के आइए, गर्दा मचा के, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सबको जो है ना बस चुटकी बजा के बना करके आइएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि सारे को कंप्लीट देखना है, छोड़ना नहीं है, बीच में छोड़ना नहीं है। ज्यादा मन है तो आप 2x पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं है। चलिए यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। सूती वस्त्र में सबसे पहले कहाँ पाया जाता है, ठीक है? मुंबई सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। मुंबई जो है ना क्या होता है? सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है लौह इस्पात उद्योग, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को जो है ना जमशेदपुर 1907 में जो है ना स्थापित हुआ था, और ये जमशेदपुर में है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है भैया? तो लौह इस्पात उद्योग है, यही सबसे बड़ा, ठीक है। इसके अलावा परिवहन के साधन, जैसे सड़क मार्ग हो गए, स्वर्ण चतुर्भुज हो गया, ठीक है। उसके बाद महाराज मार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पाया जाता है। महाराज मार्ग कहाँ कहाँ
पाया जाता है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में पाया जाता है। रेल मार्ग, जैसे भारत में पहली रेल कब चली थी? 1853 में चली थी। कहाँ चली थी? मुंबई से थाने चली थी। 1853 में सबसे पहला रेल मार्ग चली थी, वो कहाँ? मुंबई से थाने चली थी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जल मार्ग, सबसे पहले सस्ता परिवहन साधन था, ठीक है। जो जल मार्ग था ना, डेंगी वगैरह नहीं होता है, नाव वगैरह, उस पे जो है ना सबसे पहला वो चला था, सबसे पहला परिवहन चीज था और सस्ता में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, अगला क्या है भैया जी? तो यहाँ पर आ जाएंगे बिहार कृषि एवं वन संसाधन। क्या है? बिहार कृषि एवं वन संसाधन। यहीं से सारा क्वेश्चन रहेंगे, एक अलावा कहीं से नहीं रहेगा। एग्जाम बाद हम आएंगे कहेंगे देख लो बबुआ, एक एक क्वेश्चन यहाँ से लड़वा दिए, देख लो यहाँ से लड़वा दिए। पेपर ऐसे हमारे हाथ में रहेगा, एक तरफ पेपर, एक तरफ क्वेश्चन, और सारा के सारा कहेंगे देख लो बबुआ लड़वा। इसी तरीके से हम हर साल लड़वाते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अंतिम तक देख लो, एक बाद आपको एसएसटी का देखने की जरूरत नहीं है, ये बस इतना पढ़ के चले जाओ, एग्जाम में गर्दा उड़ा दोगे। नेक्स्ट है बिहार की कृषि, यहाँ की जो है ना क्या होता है भैया जी? तो यहाँ पर बिहार की कृषि 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार की कितनी % जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो आपको याद रखना है 80% जो है ना जनसंख्या कृषि पर है। प्रमुख फसलें क्या क्या है बिहार में? धान पाया जाता है, गेहूं पाया जाता है, मक्का पाया जाता है, जूट पाया जाता है पूर्णिया जिला में। तो आपको याद रखना है पूर्णिया में सबसे ज्यादा क्या चीज की खेती होती है? तो जूट की खेती होती है। क्या चीज के? जूट के कैसी होती है? जूट के मतलब जिससे कपड़ा वगैरह बनता है ना, वो चीज के, ठीक है। चलिए संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का चिड़ियाघर, ठीक है, ये भी फेमस है। संजय गांधी जैविक उद्यान और पटना की चिड़ियाघर फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है कांवर झील, बहुत ज्यादा फेमस है। कहां पर? बेगूसराय में स्थित प्रसिद्ध पक्षी विहार में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कांवर झील कहां है? तो बिहार में है। कहां है? तो बेगूसराय में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, हम लोग का स्टार्ट होता है क्या चीज? तो यहाँ पर होते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है। क्या होते हैं? अर्थशास्त्र होते हैं। इसको भी एक एक चीज को जानना है। अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको कोई भी एसएससी की जरूरत नहीं है, और सारे के सारे पेपर लीक है, सारे के सारे पेपर लीक है, यहीं से सारा क्वेश्चन आएंगे। बार बार बोलते हैं अंतिम तक देखो, तब आप जो है ना कंप्लीट कर पाओगे। आधा अधूरा जिंदगी भर ऐसी घूमते रह जाओगे, ठीक है। सब आधा इधर देख लिया, आधा उधर देख लिया, दिक्कत हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कि सब अंतिम तक देखो, खल्लास हो जाएगा पूरा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं अर्थशास्त्र एवं इसके विकास का इतिहास। अब पीला करते हैं जी। अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार जिसमें आ जाएंगे पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। एग्जाम में पूछा जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होते हैं, ये बताइए एग्जाम में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होते हैं बताइए। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है बताइए, ठीक है। तो आपके एग्जाम में बनाना है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जैसे प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, कृषि क्षेत्र क्या होते हैं, पशुपालन क्षेत्र, सॉरी यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या आते हैं, तो आपको लिखना है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कृषि, पशुपालन, मछली पालन, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर छोटा मोटा उद्योग धंधा आते हैं। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, जिसमें उद्योग आ जाएंगे, निर्माण आ जाएंगे, गैस आ जाएंगे, बिजली आ जाएंगे, ये द्वितीय क्षेत्र है। और तृतीय हम लोग का क्षेत्र आते हैं इसमें सेवा, सेवा में आ जाएंगे हम लोग का बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा, परिवहन सेवा, शिक्षा सेवा। तो आपको याद रखना है पहला क्षेत्र क्या चीज? कृषि वगैरह, दूसरा क्षेत्र छोटा मोटा उद्योग, और तीसरा क्षेत्र हम लोग का सेवा क्षेत्र आते हैं। तो आपको बनाना है एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाएंगे सतत विकास क्या होते हैं? तो वह विकास जो आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाए, उसे हम लोग सतत विकास कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि हम जो है ना कोयला का यूज कर रहे हैं, लेकिन कोयला का यूज करने से पहले हम सोचेंगे कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में सोचेंगे कि अगर हम ही सारा वो यूज कर जाएंगे तो वो क्या यूज करेगा। तो इसलिए जो जिसको सोच करके किया जाए उसे सतत विकास कहते हैं। नेक्स्ट है योजना आयोग और नीति आयोग। योजना आयोग और नीति आयोग इनके आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब इसकी जगह नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लागू हो गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर आ जाएंगे, अगला क्या है भैया जी? तो राज्य एवं राष्ट्र की आय। जो राज्य है और राष्ट्र की आय होती क्या होते एग्जाम में आएगा, तो आपको बनाना है। कैसे बनाना है? प्रति व्यक्ति आय यानी पीसीआई, जो है ना प्रति व्यक्ति आय हम लोग बोलते हैं पर यहाँ पर शायद यहाँ पे क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइए अगर किसी को पता होगा पीसीआई का। राष्ट्रीय आय की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। बिहार में बबुआ इतना दिक्कत है ना कि कहीं बोले, सबसे प्रति व्यक्ति आय कम है बिहार का। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। इसमें है एक देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुएं और जो है ना सेवाओं का कुल मूल्य। अगर एक देश जैसे भारत है और यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं एक साल के अंदर बनी है, उसका कुल मूल्य जोड़ा जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जीडीपी,
ठीक है, जीडीपी बोलते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। चलिए भैया जी, अगला यहाँ पर जानते हैं राष्ट्रीय आय की गणना की कठिनाइयां। एग्जाम में पूछाएंगे राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां का वर्णन कीजिए, बताइए, समझाइए, जो है ना व्याख्या कीजिए। मनाना कैसे है, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई और दोहरी गणना की संभावना। इसका संपूर्ण का आंसर आपको मिलेगा, एग्जाम है नोट्स में हम आगे बताएंगे, इसलिए बोल रहे हैं अंतिम तक देखो। सब्सक्राइब नहीं किया फटाक से कर लो, लाइक वाला बटन करके क्लिक करके हाइप भी कर दो वीडियो पे, और कमेंट में साइंस लॉन्ग जरूर लिखिएगा, साइंस लीक 2026। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, मुद्रा, बचत एवं साख। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं भैया, यहां से भी लिकेट क्वेश्चन है, सारे के सारे लिख क्वेश्चन एकदम एनर्जी के साथ हम बोल रहे हैं, सारा यहीं से आएगा, हम पूरा 100% श्योर है, 100% प्रूफ के साथ हम आएंगे एग्जाम बाद, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम क्या होते हैं हम आपको समझाते हैं। वस्तुओं के बदले वस्तुओं को लेन देन, जैसे गेहूं के बदले चावल, कलम के बदले कलम, गेहूं के बदले चावल, तो इस तरीके से पहले होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, जिस समय पैसा नहीं होता था, ठीक है। अब भैया मुद्रा आ गया, पैसा हम लोग के पास आ गया है ना, तो उसके बाद विनिमय प्रणाली के माध्यम से मूल्य का मापन और संचय। अब पैसा के अकॉर्डिंग जो है ना सामान के माप के हम लोग देना शुरू कर दिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं साख, जिसको बोलते हैं क्रेडिट। क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। इसमें आ जाएंगे, साख का अर्थ विश्वास या भरोसा होता है। अगर मान लीजिए बबुआ कि आपको ना हम पर भरोसा है, तब हम आपसे हमें नोट्स का पैसा दीजिएगा और फिर जो है ना हम आपको नोट्स देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप हम पर भरोसा ही करते ही नहीं है कि भैया स्कैम कर देंगे, फ्रॉड कर देंगे, है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया अगर पैसा पेमेंट कर दिया हमको नहीं मिला तब, है ऐसा ऐसा करता है कमेंट, हम रियलिटी बता रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग यही बोलते हैं कि बाबू हम लोग फ्रॉड नहीं करते हैं। अब उसको समझाए कैसे, हम सोच में पड़ जाते हैं, हमारी टीम भी बोलती है कि भैया ऐसे ऐसे कमेंट करता है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन करें, बच्चे को विश्वास ही नहीं होता है। इसके लिए तो कोई उपाय नहीं, इसलिए जो है ना क्रेडिट, यानी जितना ज्यादा आप पे भरोसा करेगा उतना ज्यादा लोग पे करेंगे आपको। सह का अर्थ है विश्वास या भरोसा। इसके मुख्य आधार ऋण लौटाने की क्षमता है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर जितना कैपेसिटी है उतना जो है ना बैंक उसको लोन देता है। अगर कैपेसिटी भाई 50,000 का है, उसको 5 करोड़ का है दे देगा लोन, भाई वो तो मर जाएगा जिंदगी भर सधाते सधाते, ऐसा सीन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चेक और एटीएम। देखिए प्लास्टिक मुद्रा है, अगर चेक है चाहे एटीएम है, तो एटीएम जो है ना प्लास्टिक मुद्रा है, और जिसमें हम लोग एटीएम मशीन में लगाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। चाहे अगर हम एटीएम लेके जाते हैं किसी दुकान पे, सामान लेते हैं और ऐसे घास देते हैं, वहां पिन डाल करके पैसा कटवा देते हैं, तो इस तरीके से होते हैं, और इसका जो है ना महत्वपूर्ण महत्व भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, अगला क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारी वित्तीय संस्थाएं। क्या आ जाएंगे, हमारी वित्तीय संस्थाएं। एग्जाम में भी पूछा जाएगा तो आपको समझना है, अच्छे से ध्यान देना है। वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वित्तीय संस्थाएं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या आ जाएगी आप लोग का, संस्थागत, यानी संस्थागत मतलब जैसे बैंक हो गया, सहकारी समिति हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग का संस्थागत होते हैं, तो आपको याद रखना है कि संस्थागत, एग्जाम में पूछा जाएगा कि संस्थागत क्या होता है, तो आपको बताना है। नेक्स्ट आ जाएंगे गैर संस्थागत, ठीक है। जैसे महाजन, सेठ, साहूकार, रिश्तेदार। अगर मान लीजिए कि कोई बैंक है तो उसमें हम लोग जा रहे हैं, अपना पैसा ले रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, तो वो संस्थागत हो गया। लेकिन गैर संस्थागत यानी जो है ना अनलीगल यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर होते हैं जिसमें महाजन, गांव में क्या होता है, किसी की लड़की की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, बहन की शादी है, तो वो कर्जा लेकर के आते हैं ना, कुछ पैसे कर्जा लेकर के आते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, कर्जा जो लेता है उसको कहते हैं महाजन, ठीक है। क्या कहते हैं, महाजन कहते हैं। और जैसे सेठ साहूकार से आप लोग पैसा मांग कर आते हैं या रिश्तेदार से मांग कर आते हैं, उसे भी क्या हम लोग बोलेंगे, तो वही गैर संस्थागत बोलेंगे। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक। अब भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत क्या क्या आता है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो भारत का केंद्रीय बैंक। जैसे इसकी स्थापना कब हुआ था, जो भारतीय रिजर्व बैंक है या भारत का केंद्रीय बैंक है, कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसे बैंक का बैंक कहा जाता है, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह, जिसको बोलते हैं SHG, ठीक है। क्या बोलते हैं, SHG बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 महिलाओं का समूह जो छोटी छोटी बचत करके एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे अभी भी गांव में समूह वगैरह चलता है ना, 10-10 रुपए जमा करते हैं, और कुछ अगर किसी को ज्यादा इमरजेंसी है तो 15,000 20,000 रुपया उसको देते हैं 1% लोन पे, 1% ब्याज पे, फिर वो लौटाते हैं, फिर किसी को मन है तो ले सकते हैं। इस तरीके से उसको स्वयं सहायता समूह बोलते हैं। इसको व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1959 में हुआ था, 69 में हुआ था, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछेंगे, जो बच्चे बोल रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से एकदम जल्दी से क्लिक करो, कर लो, हो गया,
अरे करो जल्दी से, ठीक है। सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक करके जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब, जो भी बच्चे नहीं किए अभी तक, और लाइक वाला बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अगला क्या है, रोजगार एवं सेवाएं। क्या है, रोजगार एवं सेवाएं हो जाएंगे। इसमें आ जाएंगे क्या चीज, तो आर्थिक आधारभूत संरचना, जिसमें वित्त, ऊर्जा, यातायात और संचार आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, वित्त, ऊर्जा, यातायात और संचार आ जाएंगे हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का आ जाएंगे आउटसोर्सिंग, जिसमें भ्रम सुस्तीकरण, जब कोई कंपनी अपनी सेवाएं बाहरी संस्था से लेती है, जैसे कॉल सेंटर वगैरह, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो बाहरी सुस्तीकरण। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे सरकारी बनाम गैर सरकारी सेवा, जैसे सन्य सेवा, शिक्षा सेवा सरकारी, और ब्यूटी पार्लर, दूरसंचार निजी गैर सरकारी। अगर मान लीजिए कि कोई भी आप बाल काट के, ब्यूटी पार्लर खोल के, सैलून खोल के, सब्जी बेच के कोई भी रोजगार कर रहे हैं बाबू, तो क्या जाएंगे यहाँ पर, हम लोग के सरकारी बनाम नहीं आएंगे, गैर सरकारी सेवा हो जाएगा, ठीक है। वो सेवा तो हम कर रहे हैं, सामान बेच करके हम अपना रोजगार भी कमा रहे हैं, वहां पे भी दे रहे हैं, लेकिन ये जो है ना क्या हो गया, गैर सरकारी सेवा हो गया। इसमें सरकार जो है ना अपना क्या मोहर वोहर नहीं मारते हैं, ठीक है, लाइसेंस वगैरह बनाने का जरूरत नहीं होता है। आगे हम लोग का राजनीतिक शास्त्र, उसको बताने से पहले बता दें, ये आप लोग का एग्जाम है का नोट्स बहुत ही धांसू नोट्स है, और एग्जाम में यहीं से सारा क्वेश्चन टकराते हैं। इसमें आपको 100% टकराने वाला क्वेश्चन मिलेगा, और अभी तक जितना बताया है ना, पेपर लीक यहीं से होता है। नामे है एग्जाम हैकर, और इसमें खासियत क्या है ना, कि आपको 100% पिछला साल का प्रूफ देख सकते हैं, सारा क्वेश्चन यहीं से टकराते हैं। इसका खासियत क्या है भैया, सबसे पहला इसमें मिलेगा आपको कम क्वेश्चन, ठीक है, कम क्वेश्चन मिलेगा, जिससे आप जल्दी पढ़ लीजिएगा। दूसरा 100% गेस क्वेश्चन, जिससे एग्जाम में 100% टकराते हैं। तीसरा मिलेगा आसान भाषा में, ठीक है, एकदम बुद्धू से बुद्धू लड़का को भी एक के दाम में समझ में आ जाएगा। और इसके खासियत, अगर आपका 400 450 का ड्रीम है ना, तब तो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि इससे जो है ना 100% एग्जाम में लड़ता है, ठीक है, 100% एग्जाम में लड़ता है। तो अगर आपका तैयारी बेहतरीन नहीं हुआ है, और अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन बताया सारा का आंसर इसमें मिल जाएगा, और एकदम धांसू तरीका से बनाया गया है, एक के दाम में समझ में आ जाएगा। कम क्वेश्चन है, गेस 100% टकराने वाला क्वेश्चन है, तो नहीं लिए तो ले लीजिए। प्राइस कितना है, तो 299 रुपए इसका प्राइस है, ठीक है। आप जो है ना 9507475188 इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, कहिएगा भैया हमको ना एग्जाम है का नोट्स दीजिए, ठीक है। आपको कहेगा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हाई लिख करके, क्यूआर कोड आपको आएगा, पेमेंट करना है, और ले करके आप जो एग्जाम से एक दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर भी आप एग्जाम है का नोट्स जरूर लीजिए। एकदम आसान भाषा में रहेगा, मक्खन की तरह समझ में भी आ जाएगा, और आप एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, डायग्राम, फार्मूला, A to Z चीज एग्जाम में टकराने वाला आते हैं, और 100% टकराते हैं, ठीक है। यहीं से जितना हम आपको बता रहे हैं ना, अगर नहीं भी लीजिएगा ना, फिर भी हम आपको दावे के साथ कर रहे हैं कि जितना क्वेश्चन अभी तक मैंने बताया है, वो सभी में से पेपर हम निकालेंगे, बोलेंगे देख लो बउआ इस तरीके से, और सारा टकरवा देंगे। लेकिन अगर आंसर आपको जानना है सारा का, तो आपको एग्जाम है का नोट्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर के ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी चलिए आगे हम लोग जानते हैं, वो है वैश्वीकरण, ठीक है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, शहरीकरण। ये 4 गो टॉपिक को पढ़ के एग्जाम में आप जरूर जाइएगा। इसमें आ जाएंगे वैश्वीकरण के मुख्य अंग, इसके 5 मुख्य अंग है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी, MNC, वे कंपनी जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती है। मान लीजिए कोई इंडिया का कंपनी है, वो जो है इंडिया के अलावा नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में, ठीक है, अमेरिका में, अदर कंट्री में करते हैं व्यापार, उसको बोलेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी। या किसी भी नेशन के, किसी भी मतलब राष्ट्र के अगर कोई कंपनी सारे देश में व्यापार करते हैं, उसे बोलेंगे क्या चीज, तो वहां पर बोलेंगे हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी। फॉर एग्जाम्पल कोको कोला, या फिर आप जो है कोको कोला पीते हैं, सिंपल बात है, वो हमारे यहाँ का कंपनी नहीं है, दूसरा जगह कंपनी है। या फिर आप सैमसंग का आईफोन, जो भी चीज फोन रखते हैं, वो भारत का कंपनी नहीं है, कुछ ही भारत का कंपनी है, जैसे लावा, इंटेल वगैरह, ठीक है। बाकी आप जितना भी ओप्पो, वीवो, वन प्लस, ये सब फोन रखते हैं, ये सब बाहरी कंट्री, चाइना का कंपनी है, ठीक है। तो आपको जो है ना वो सब बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, जैसे सैमसंग, कोको कोला, नोकिया, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है विश्व व्यापार संगठन, यानी WTO, स्थापना 1995 में हुआ था, मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। तो आपको पूछा जाएगा कि जो है ना WTO का क्या है, मुख्यालय कहां पर है, तो आपको याद रखना है जिनेवा में है, ठीक है। और स्थापना कब हुआ था, तो 1995 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, वो क्या है, यहाँ पे उपभोक्ता जागरण संरक्षण, ठीक है। ये वाला टॉपिक तो आपको पढ़ के जाना चाहिए, और ये रियल लाइफ में भी काम देता है, ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ लोकल लाइफ में, रियल लाइफ में भी काम देता है। सारे क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, भागिएगा बबुआ तो फिर दिक्कत होगा, तो नहीं कहिएगा प्रीतम भैया एग्जाम से पहले लीक क्वेश्चन नहीं कराए थे, सारे क्वेश्चन लीक करा रहे हैं, एक क्वेश्चन यहीं से आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए यहाँ पर है उपभोक्ता अधिकार, यानी सुरक्षा का अधिकार,
सूचना का अधिकार और चयन का अधिकार। ठीक है, आप क्या कीजिए, सुरक्षा कीजिए, सूचना का अधिकार दीजिए और चयन का, चुनने का अवसर दीजिए। ठीक है, नारा जागो ग्राहक जागो, नारा क्या है, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1986 में लागू हुआ था। यहाँ पे है शिकायत केंद्र, जीरा फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के आप जाकर के शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है मान जो है ना मानकीकरण चिन्ह, SI मार्क औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र। जैसे आप जो है ना माजा का बोतल लेते हैं या फिर कोई भी चीज का आप बोतल लेते हैं तो वहां पे क्या रहता है, उस पर लिखा रहता है ना SI मार्क, फसाई, ASSAI। आप जा करके देखिएगा सारे पे टैग रहेंगे, सारे जितने रहते हैं ना सारे पे क्या रहते हैं, टैग रहते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर एक मार्क। ठीक है, एक मार्क जैसे आटा वगैरह लेते हैं ना तो कृषि वगैरह, कृषि उत्पादन के लिए एक मार्क आते हैं। ठीक है, जैसे माजा वगैरह लेते हैं तो वहां पर क्या आएंगे, फसाई मार्क आएगी। फूड कंपनी रहता है वो चेकअप करता है, लेकिन कृषि का जैसे आटा चावल बोरा जो भी चीज लेते हैं, दाल वगैरह, उस पर रहेंगे एक मार्क। या फिर खाद वगैरह जो लेते हैं, होल मार्क यानी कि सोने के आभूषण के लिए होल मार्क रहता है। ठीक है, अगर सोने के प्योरिटी चेक करना है तो उस पर होल मार्क देखना है, अगर होल मार्क है तो प्योर एकदम सोना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे राजनीतिक शास्त्र। राजनीति का भी एक एक क्वेश्चन को देखना है, छोड़ना किसी को नहीं है, एग्जाम में पूछल जाएगा, आपको बना करके आना है। ठीक है, तो यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रहने वाले हैं। मतलब पेपर लीक मतलब समझते हैं ना, सारे सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का नहीं, सारे सब्जेक्ट का। मतलब सोशल साइंस के 4 सब्जेक्ट है ना, चारों का एक एक क्वेश्चन बता देंगे और पेपर में एग्जाम में यही से सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, समझे। चलिए यहाँ पर आ जाएंगे, लोकतंत्र में सत्ता की सत्ताधारी यानी सामाजिक विभाजन, जैसे जाति के आधार पे विभाजन होता है। तुम राजपूत हो, हम ब्राह्मण है, तुम भूमिहार हो, वो चमार है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है जाति के आधार पे। धर्म के आधार पे, तुम मुस्लिम हो, हम हिंदू है, तुम सिख हो, हम ईसाई है, इस तरीके से होता है। लिंग के आधार पे, तुम लड़का हो, हम लड़की है, तुम औरत हो, हम पुरुष है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, आधार पे समाज का बांटना। ठीक है, दूसरा आ जाएंगे सांप्रदायिकता, जब एक धर्म के लोग खुद को दूसरे से श्रेष्ठ मानने लगे। जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम अगर हिंदू से श्रेष्ठ मानने लगे तो फिर यहाँ पर भी दिक्कत हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं सांप्रदायिकता। ठीक है, नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ये जो है ना धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें फिक्स नहीं है कि हाँ बिहार राज्य में सिर्फ हिंदू ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं है, या फिर ऐसा कोई नहीं है कि हाँ कोई दूसरा स्टेट में सिर्फ मुस्लिम ही रहेगा, नहीं, आपको जहां मन है वहां रह सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है। नेक्स्ट है नारीवाद, महिलाओं को समान अधिकार और अवसर देने का समर्थन, यानी जितना जैसे पुरुष को मिलता है अधिकार समान, उसी तरीके से महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने का क्या है, यहाँ पे समर्थन होना चाहिए। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर लीक क्वेश्चन आएंगे। अगर जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं लाइक सब्सक्राइब फटाक से कर लो, अरे कर लो। नेक्स्ट आएगा साइंस वाला, तो आपसे नहीं छूट जाएगा, नहीं कर पाइएगा। ठीक है, सत्ता में सत्ताधारी की कार्य प्रणाली, जैसे संघीय शासन व्यवस्था जहां सत्ता केंद्र और राज्य सरकार के बीच बांटी होती है, जैसे भारत और अमेरिका, इसमें क्या होता है ना कि सत्ता केंद्र और राज्य सरकार के बीच क्या होती है, बांटी हुई होती है। ठीक है, क्या होती है, बांटी हुई होती है। चलिए नेक्स्ट है सत्ता का विकेंद्रीकरण, क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, जिसमें आप क्या आ जाएंगे, शक्तियों का स्थानीय स्तर पर बांटना। नगर निगम और नगर परिषद, इनके कार्य और आय के स्रोत के बारे में पूछा जाता है। क्या होता है, कार्य और आय के स्रोत के बारे में पूछा जाता है। पंचायती राज, बिहार विशेष, ठीक है, इसमें आपके पूछे जाएंगे बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, कितना परसेंट, 50%, जहां पुरुष का है ना आधा, उसी तरीके से आधा महिला के भी है। अगला हम लोग का है त्रिस्तरीय ढांचा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पूछे जाएंगे ग्राम पंचायत के कार्य का वर्णन कीजिए, कार्यकाल की वर्णन कीजिए, कितना साल रहता है, कैसे बनता है, ये चीज बताइए। नगर निगम के बारे में बताइए, पंचायत समिति के बारे में बताइए, जिला परिषद के बारे में बताइए। एग्जाम में आपके पूछा जाएंगे, आपको बनाने आएगा, बना दीजिएगा। ठीक है, कि जिला परिषद के काम कैसे होता है, कितना साल का कार्यकाल रहता है, कैसे बनता है, उसके अंतर्गत कितना गांव, कितना क्या रहता है, टोटल चीज पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पर आते हैं। अगला क्या है भैया जी, सत्ता में सत्ताधारी की कार्य प्रणाली। इसमें से आपके आ जाएंगे संघीय शासन व्यवस्था, जहां सत्ता केंद्र और राज्य सरकार के बीच बटी हुई होती है। ठीक है, ये तो हम आपको बताइए दिए। चलो अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, ये भी हम आपको बता ही दिए। चलिए यहाँ पर हम लोग का अगला यहाँ पे है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं कार्य प्रणाली। क्या है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं कार्य प्रणाली। इसमें आ जाएंगे राजनीतिक दल, इसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र के प्राण कहा जाता है।
ठीक है। आपके आ जाएंगे राष्ट्रीय दल, जैसे बीजेपी, आईएनसी, कांग्रेस, ठीक है, ये हम लोग का क्या आ जाएंगे, राष्ट्रीय दल आ जाएंगे जो राष्ट्र के लिए होते हैं। क्षेत्रीय दल जैसे जेडीयू, आरजेडी, ठीक है, ये क्या हो गया, एक क्षेत्र का हो गया, एक स्पेसिफिक हो गया, जैसे बिहार में आरजेडी है, ठीक है, और पूरा राष्ट्र में बीजेपी है ना, तो इस तरीके से आपको होते हैं। दल बदल कानून, विधायक और संसदों के पार्टी बदलने से रोकने के लिए बनाया गया कानून है, ठीक है। जैसे बहुत सारे विधायक क्या होते हैं ना, बदल जाते हैं, फटाक से आरजेडी का नेता है, फटाक से बीजेपी में चल जाएगा, बीजेपी के है आरजेडी में आ जाएगा, ठीक है, कांग्रेस का है बीजेपी में आ जाएगा, तो इस तरीके से होता है, इसीलिए एक बनाया गया दल बदल कानून बनाया गया, ठीक है, इसके लिए। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, अगला क्या है, प्रमुख आंदोलन। आपके एग्जाम में कुछ आंदोलन भी है जो आपके एग्जाम में पूछल जाएगा, पूछल जाता है, ठीक है, यही से कहत बानी कि एक पढ़ के चल जाइए, ना पढ़ब फिर दिक्कत हुई, कहब कि प्रीतम भैया हमको बतैले न रहे, माना। चलो, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगु ने पेड़ों की रक्षा के लिए किया था। सूचना का अधिकार, आरटीआई 2005 में राजस्थान से शुरू हुआ था। क्या चीज, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 2005 में हुआ था। कहां हुआ था, राजस्थान में लागू हुआ था। नेक्स्ट आ जाएंगे संपूर्ण क्रांति 1974 में, ठीक है, जयप्रकाश नारायण द्वारा बिहार से हुआ था। संपूर्ण क्रांति कब हुआ था, 1974 में, किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण, कहा, पटना बिहार में हुआ था, ठीक है। चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटे जो है ना, पाटेकर ने ये जो है ना आंदोलन किए थे। क्या चीज, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा एक नदी है जिसको बचाने के लिए आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे लोकतंत्र की उपलब्धियां, जैसे उत्तरदायी और वैध शासन। क्या है, उत्तरदायी एवं वैध शासन, इसमें आ जाएंगे लोकतंत्र जनता के प्रति जवाबदेह होता है। अगर कोई सत्ता में कोई विधायक है, सत्ता में कोई मुखिया है, ठीक है, सत्ता में कोई भी प्रधानमंत्री है, कोई भी राष्ट्र में राष्ट्रीय क्या है यहाँ पर राष्ट्रपति है, तो उसको जवाब देना होगा। अगर लोग उससे सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब देना होगा, छुप करके बैठना नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अगला हम लोग का विविधताओं में सामंजस्य, ठीक है, विविधताओं में सामंजस्य, इसमें आ जाएंगे अलग अलग जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलना। जैसे अगर कोई क्षेत्र में नेता है, कोई क्षेत्र में विधायक है, तो उसको सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ हिंदू का ही महत्व देगा, सिर्फ मुस्लिम का ही महत्व देगा, उसको सभी को लेकर के समान बल से चलना है, समान लेकर के चलना है, ठीक है, तो ये चीज होते हैं। आर्थिक विकास, लोकतंत्र में विकास की गति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन यह सबको साथ लेकर चलता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे सिर्फ हिंदू विकास कर रहे हैं, हिंदू बड़ा बड़ा घर बना रहे हैं, बंगला बना रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, जायदाद ले रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं कि मुस्लिम के नहीं होगा, सबको साथ लेकर के चलना। जहां राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और लाला लेकर के अपना पूरा जाति को बढ़ रहे हैं, स्पीड में बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से सभी कास्ट को लेकर के चलना होगा। एक स्लो और एक हार्ड को नहीं, मतलब थोड़ा स्लो चले लेकिन सबको बराबर लेकर चलना है, ठीक है, ये चीज होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, वो है लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की चुनौतियां से आपके एग्जाम में एक सवाल बनते हैं, ठीक है, कहेंगे भैया, तो जातिवाद, क्षेत्रवाद, यानी संकीर्ण सोच जो लोकतंत्र की कमजोर करती है, वो क्या है, जातिवाद करती है, कि तुम राजपूत हो, हम जो है ना SC ST कास्ट के हैं, तो ये जो है ना जातिवाद को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। परिवारवाद, अगर मान लीजिए एक ही परिवार में बहुत सारा मतभेद चल रहा है, जैसे राजनीतिक में एक ही परिवार का दबदबा रहता है, अगर मान लीजिए जैसे लालू है, ठीक है, लालू प्रसाद माननीय मुख्यमंत्री जी रहे, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो वो जो है ना उनके बेटा अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये नहीं कि हाँ हमारा पिताजी है तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, है ना, मतलब एक ही परिवार के दबदबा नहीं होना चाहिए किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में, जिसको मन है वो लड़ सकता है, एकदम खुला आम है भाई, लिखल रहता है लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो ये चीज होते हैं। चलिए, भ्रष्टाचार एवं अपराधीकरण, यानी चुनाव में धन और बाहुबल का प्रयोग। अगर मान लीजिए कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे है, बहुत ज्यादा बाहुबली है, ठीक है, जैसे आनंद सिंह मोकामा के हो गए, तो वैसे नहीं चलता है बबुआ, ऐसे नहीं चलता है कि आप धन एकदम एकदम बबुआ एकदम मीट मछली सब दारू पारू खिला एकदम मस्त कैले वाला कहता नहीं कि हाँ हम हमरे के वोट द, ई वाला बात नहीं हो खेला, ठीक बा, एजे मतलब समान अधिकार के साथ समान एकदम पैर छू करके वोट मांगे के चाहिए, ऐसा होता कहाँ है। शिक्षा का अभाव, जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र को सफल बना सकता है। देखिए जो व्यक्ति शिक्षित है उसको पता है कि हमें किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, और बिहार में ऐसा ना हो खेला, ऐसे यहाँ पर हो खेला जातिवाद। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, अगला क्या है भैया, अगला खत्म है, खत्म है। तो अगर आप लोग को इसी तरीके से साइंस का लीक क्वेश्चन चाहिए, SCINC होता है, ठीक है, लीक 2026, आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो के, जितने भी बच्चे, सारे लोग कमेंट कीजिएगा, ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा, प्रीतम भैया आपके लिए इतना मेहनत किए हैं, सबसे लंबा वीडियो इस चैनल पे है, प्रीतम भैया जो बनाए हैं सबसे लंबा वीडियो, ठीक है, तो आप जितने बच्चे हैं सारे लोग देखिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग
आप लोग दिल भेज दीजिएगा, कंग्रेचुलेशन लिख दीजिएगा, थैंक्स भैया लिख दीजिएगा, जो भी आपके मन में है जरूर लिखिएगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर आपके जितने दोस्त है, शेयर रुकना नहीं चाहिए बाबू, शेयर नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे प्रीतम भैया, लीक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, फिर साइंस के लेकर आएंगे, इस पे अच्छा खासा व्यूज आया तो, ठीक है। तो शेयर आपके जितने दोस्त है सबके साथ कर दीजिएगा, सब्सक्राइब वगैरह तो आप लोग करिए होंगे, इतना तो पता है हमको, ठीक है। कमेंट जरूर एक प्यारा से कीजिएगा। बाकी साइंस के लीक क्वेश्चन के बाद आपको कुछ और चाहिए या किसी भी टॉपिक में है, एसएसटी का तक खलास कहिए दिए, सब खेला खत्म है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा यहीं से आएगा, एक अलावा कहीं से नहीं आएगा। हम एसएसटी का पूरा खेला खत्म कर दिए, लीक क्वेश्चन कर दिए, दैट्स इट। अब साइंस का बारी है, मैथ की बारी है, तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट पूरा भर देना होना चाहिए। 1000 इस पर लाइक कर दीजिए, इस वीडियो पे सारे बच्चे शेयर कीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में आपको कमेंट की रिप्लाई में, तब तक के लिए बाय बाय चैंपियन।